मित्रों, शुभ अपराह्न। जैसा कि आप इस समय हिंदी में द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर समास पढ़ रहे हैं, इसी समास के सिलसिले में आइए देखते हैं और भी कुछ समास के तथ्य हैं। आपने अभी तक पढ़ा है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के उपभेद। आइए उसी समास के चर्चा में और भी समासों की बात की जाती है, जिसमें आपके द्विगु और कर्मधारय समास आते हैं। तो आइए पहले हम आप द्विगु समास को देखते हैं। हम आप अभी तक देख चुके हैं तत्पुरुष समास और उसके उपभेद। आइए हम चर्चा करते हैं द्विगु समास की। तो सर्वप्रथम हम लोग द्विगु की तरफ चलते हैं। तीसरा समास है आपका द्विगु समास। पहले देखेंगे द्विगु का शाब्दिक अर्थ। मित्रों, इसका शाब्दिक अर्थ है दो गायों का समूह। अगर कोई द्विगु की बात करे तो इसका अर्थ होता है दो गायों का समूह। आइए चर्चा करते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद संज्ञावाची होता है। दोनों पद मिलकर समाहार या समूह का बोध कराते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। मित्रों, कहा जा रहा जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद संज्ञावाची। संख्या और संज्ञा, संज्ञा यानी बाद वाला पद होगा, पहला पद संख्या रहेगा। दोनों पद मिलकर समूह समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर वास्तव में लिख दिया गया नौ रत्न, इसमें नौ माने नौ संख्या से हुआ, रत्न माने रत्न हुआ, यानी कितने रत्नों का समूह है? नौ। तो यहां लिखा जाएगा नौ रत्नों का समूह। तो नौ रत्नों के समूह को ही हमने क्या कहा? नवरत्न। इसी को और भी तथ्य में लिखा जा सकता है, जिसका रूप लिया जा सकता है चौराहा। अब चौराहा कहने से चार राहों का मेल होता है, तो चार राहों का जहां समूह बन जाता है, जहां मिलन होता है, उसी का नाम चौराहा। क्या लिख दिया जाएगा? चौ यानी चार, राहों का समाहार। अक्सर समाहार ही उचित होता है, समाहार का पूर्ण है। तो चार राहें मिलती हैं यहाँ पर, वही चौराहा हो जाता है। चौराहा में कौन समास होगा? द्विगु समास। आप देख रहे होंगे पहला पद नौ चौ, नौ माने नौ हुआ, चौ माने चार हुआ, तो कहने तात्पर्य यही पहला पद संख्यावाची और दूसरा रत्न और राह ये संज्ञा है। किस तरह से? पहला पद संख्यावाची, दूसरा संज्ञावाची, दोनों मिल करके समाहार समूह का बोध कराते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं द्विगु समास। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं इसके और भी उदाहरण को। उदाहरण से संबंधित हम लोग बात करेंगे, जो उदाहरण आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आइए ऐसे
चलिए चर्चा पर चर्चा उदाहरण की करते हैं। चलिए लिखा जाए उदाहरण जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा उपयोगी है। इधर लिखेंगे समास, इधर लिखेंगे विग्रह। जैसे लिखा है दोपहर, तो हो जाएगा दो पहरों का समाहार। कितने पहरों का? दो। जैसे कहीं लिखा हो दुरा, तो हो जाएगा दो राहों का, इसको दुराहा कर देंगे, दो राहों का समाहार। इसी तरह से कहीं लिखा हो तिराहा, तो भैया हो तीन राहों का समाहार। देख रहे हैं कि सब में पहला पद संख्यावाची है, दोपहर, दुराहा, तिराहा। अगला है चौराहा, यहाँ हो जाएगा चार राहों का समाहार। चाहे चार राहें जहाँ मिलती हो वही चार समूह बना। इसी तरह से कहीं लिखा हो दुधारी, तो हो जाएगा दो धाराओं का समाहार। सब आपके पॉइंट बनते चले जा रहे हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो त्रिभुज, तो तीन भुजाओं का समाहार। जैसे लिखा है चतुर्युग, तो हो जाएगा चार युगों का समाहार। चार युग मिलकर के चतुर्युग कहलाए। अगला पॉइंट अगर इकट्ठा ऐसे, इकट्ठा में कई विषय वस्तु को मिला दिया गया है, तो लिखा जा सकता है एक ही बार या एक जगह स्थित, या एक ही स्थान पर स्थित। एक ही स्थान पर स्थित, इसी का नाम हो गया इकट्ठा। तो दोपहर, दुराहा, तिराहा, चौराहा, दुलारी, त्रिभुज, चतुर्युग और इकट्ठा, ये सारे शब्द आपके वास्तव में पहले पर संख्यावाची है। संख्यावाची के अर्थ में यहाँ कौन सा समास हो जा रहा है? आपका द्विग समास हो जा रहा है। और भी कुछ उदाहरण को हम आप देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हो दोपहर, हो गया चौराहा, हो गया चवन्नी। चवन्नी क्या बात है? लिखा जाएगा चार आनों का समाहार। ऐसे आ गई भैया ठंडी तरफ, आठ आनों का समाहार। ऐसे आइए दुअन्नी पर, तो हो जाएगा दो आनों का समाहार। दुअन्नी, अठन्नी, चवन्नी। इसी तरह से भैया हो आ जाए अठवारा। कुछ लोग कहते हैं भैया वो तो गए अठवारन भैया, तो अठवारन तो गए भैया, लेकिन आठ माने आठ, वार माने दिन, तो हो जाएगा आठ वारों यानी दिनों का समाहार। इसी तरह से कहीं लिख दिया जाए सप्ताह, तो सप्त माने सात, अहन माने दिन होता है, तो यहाँ अहन हो जाएगा अहनों का समाहार। इसी तरह से कहीं पर लिख दिया जाए शताब्दी, तो हो जाएगा सत अब्दों का समाहार। इसी तरह से कहीं लिख दिया जाए
सहस्राब्दी, सहस्र माने हजार होता है, तो सहस्र अब्दों का समाहार। इसी तरह से हो जाए दोबारा, तो दो बार ही उनका समूह बना। ऐसे दुगना, तो हो जाएगा दो बार गुना हुआ, दुगना हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, दुपहा, दुराहा, तिराहा, चराहा, दुधारी, त्रिभुज, चतुर्युग, इकट्ठा, चवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, अठवारा, सप्ताह, शताब्दी, सहस्राब्द, दोबारा, दुगना, दुगुना, ये सारे शब्द समूह का ही बोध कराते हैं। और जब समूह का बोध करा रहे हैं तो इनका नाम हो जा रहा है किससे? द्विगु समास। तो आइए कुछ और भी उदाहरण हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों को भी हम आप लिखें, और सारे उदाहरण जितने लिखाए जा रहे हैं ये परीक्षोपयोगी हैं। परीक्षाओपयोगी होने से इनको हम आप सिद्ध करेंगे और परीक्षा के लिए फलदायी बनाएंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण को हम देखें जो द्विगु समास के लिए अत्यंत हितकर सिद्ध होंगे। तो चर्चा पर चर्चा इससे नवरत सेवा में होती रहे। आइए अगले तथ्य की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें है नवग्रह। यहाँ लिखा जाएगा नौ ग्रहों का समाहार। नवग्रह का समूह बना, नवग्रह हो गया। इसी तरह से लिखा हो पंसेरी, पांच शेर यानी किलो का समाहार। तो 5 किलो यानी पंचशेरी, 5 किलो का समूह बना है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पंचशेरी कहा गया। तो मित्रों, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वास्तव में उस समास को हम क्या कहते हैं? उस समास का नाम आपका द्विगु समास ही होता है। आइए और भी कुछ को देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो सप्तपदी, सप्तपदी, तो सप्त यानी 7 पदों का समाहार। ऐसे कहीं पर लिखा गया हो सतसई, तो हो जाएगा 700 दोहों का समाहार। इसी तरह से चौगुना, 4 बार गुना यानी 4 गुना समूह बना। इसी तरह से पंचरात्र, तो हो जाएगा 5 रात्रियों का समाहार। इसी तरह से कहीं आ जाए नवलखा, 9 लाखों का समाहार, ये नवलखा हुआ। ऐसे कहीं लिखा हो सप्त सिंधु, तो मित्रों सप्त माने 7, सिंधु माने सागर, ये हो जाएगा 7 सागरों का समूह, तो हो जाएगा सप्त सिंधुओं का समाहार। तो इस तरह से आपके पहले पद संख्यावाची है, पहले पद संख्यावाची होने से इनका नाम जो हो जाता है वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्विगु समास ना हो करके वो किसी अन्य अर्थ की बात कराते हैं, उनका नाम बहुव्रीहि चला जाता है। तो आइए कुछ ऐसे उदाहरण हैं सबके अलावा जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाते हैं, आइए उनकी भी थोड़ी चर्चा पर चर्चा की जाए। तो अपेक्षा है कि आप समझ रहे होंगे इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होने से ही इसका नाम रखा गया है द्विगु समास। नोट में लिखेंगे कुछ पूर्व पद संख्यावाची शब्द
सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कुछ पूर्व पद संख्यावाची शब्द सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले बहुव्रीहि इसमें कौन कौन शब्द हो सकते हैं। आपने सुना होगा दशानन। तो दशानन कहने से अन्य का नाम आता है। दस है आनंद जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अन्य पद का नाम आता है किसका, रावण का नाम। तो दशानन कैसा शब्द हो गया, किस समास से, बहुव्रीहि समास। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो चतुरानन, तो हो जाएगा चार है आनंद जिसके, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ब्रह्मा से संबंधित। तो अन्य पद में जब ब्रह्मा आ गए तो होना ही है बहुव्रीहि समास। इसी तरह से चाहे लिखा हो चतुर्मुख, तो चार है मुख, तब भी ब्रह्मा का नाम आ गया। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु का नाम आता है। सबसे पहले अन्य पद में नाम आएगा विष्णु का, इसलिए इसमें हम रखेंगे कौन समास, द्विगुना रख करके बहुव्रीहि रखेंगे। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो पंचानन, ध्यान दीजिए, पंचानन कहने से किसका नाम आता है, पांच है आनंद जिसके, अर्थात सिंह को कहा गया। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो षडानन, षडानन कहने से किसका नाम आता है, षड है आनंद, छह मुख वाले देवता के हैं भैया, कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय होने से इनका नाम षडानन हुआ। और भी कुछ उदाहरण है, इनको भी देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो षडपद, क्या लिखा हो, षडपद लिखा हो, छह पैर वाला अर्थात भौरा। ये भौरा का नाम है। तो मित्रों अगर भौरा का नाम है तो षडपद अन्य पद की ओर जा रहा। षडपद में कौन समास होगा, सबसे पहले बहुव्रीहि समास ही होगा। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आ गया सहस्राक्ष, तो हजार है आंख जिसके, अर्थात अन्य नाम आता है किसका, इंद्र का। इसलिए सहस्राक्ष में पहला पद संख्या तो जरूर है, लेकिन किसी अन्य का नाम आ रहा है, तो अन्य का नाम आने से कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो सहस्त्रानन, क्या लिखा गया हो, सहस्त्रानन। तो मित्रों सहस्त्र माने होता क्या है, हजार। तो हजार है मुख जिसके, अर्थात यह नाम आएगा शेष नाग के लिए। तो शेष नाग को क्या कहा गया है, सहस्त्रानन कहा गया है। ऐसे और भी शब्द हैं जिनको हम आप यहाँ से रख सकते हैं। जरा देखिएगा, जैसे पंजाब, तो पंजाब में द्विगु समास तो है, लेकिन बहुव्रीहि होने पर पहले बहुव्रीहि होगा, क्योंकि पंजाब कहने से किसी अन्य का नाम आता, वो एक प्रकार का भारत का क्या है, राज्य है। एक प्रकार का राज्य होने से पहले इसकी प्राथमिकता कहाँ जाएगी, बहुव्रीहि समास में जाएगी। इस तरह से आपके पॉइंट में एक शब्द और आता है, अगर विकल्प में अष्टाध्यायी है और विकल्प में बहुव्रीहि और द्विगु दोनों है, प्राथमिकता बहुव्रीहि की दी जाएगी। क्यों, क्योंकि अष्टाध्यायी एक रचना है पाणिनि की। तो जब किसी अन्य का नाम आ रहा है कि पाणिनि की एक रचना है, ये व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए इसको भी रखेंगे बहुव्रीहि में। अगर विकल्प में बहुव्रीहि ना हो तो, अगर विकल्प में बहुव्रीहि ना हो तो विकल्प कौन सही होगा, विकल्प द्विगु समास सही होगा। तो अपेक्षा करता हूँ कि ये सारे शब्द दशानन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, पंचानन, षडानन, सहस्राक्ष, सहस्रानन, पंजाब, अष्टाध्यायी, ये सारे शब्द आप समझ रहे होंगे। ये सारे शब्द आपके किसके हो गए, संख्या होने पर भी सबसे पहले बहुव्रीहि समास। तो अपेक्षा करता हूँ कि बहुव्रीहि समास को आप भली बात समझ गए होंगे। आइए अब कुछ और भी समास देखते हैं। अगला जो समास आ रहा है उसका नाम होगा कर्मधारय समास। कैसा समास है वो, कर्मधारय समास। तो आइए अब चलते हैं कर्मधारय समास की विशेषता को लेकर के। कर्मधारय समास के जितने उदाहरण बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, आइए थोड़ी बहुत इनसे भी चर्चा की जाए। तो कर्मधारय समास में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे
कि इसमें वास्तव में विशेषता जरूर होती है, विशेषता के तहत इनका रूप चलाया जाता है। तो अगला चौथा समास है कर्मधारय समास। आइए कर्मधारय समास की बात करें। पहली बात, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा अवश्य देखेंगे। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष, अभी हम विशेषण विशेष बताएंगे, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का बोध होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहीं पर ध्यान देना कि ये उपमेय उपमान क्या है और विशेषण विशेष क्या है, यही बात आपको ध्यान देना है। यही से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो एक उदाहरण पहले यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हो काली मिर्च। अब एक बात बताइए भैया, इसमें जो काली शब्द है ये विशेषता बता रहा है किसकी? मिर्च की। तो विशेषता बताने वाला जो काली शब्द है ये हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और जो मिर्च है ये हो गया विशेष, क्योंकि मिर्चिया क्या है? काली है। इसकी विशेषता बताई जा रही, विशेष हो गया। तो दोनों पदों में कहीं भी विशेषण विशेष से हो समास क्या होगा? कर्मधारय। अच्छा, उपमेय उपमान की बात कर ले। उपमेय उपमान क्या है? उपमेय का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय उपमान का तात्पर्य होता है जिससे तुलना की जाए। जो उपमान होता है वो प्राकृतिक होता है और जो उपमेय होता है वो सांसारिक या भौतिक। तो देखिए, जो प्राकृतिक है उपमान है और ये क्या है? उपमेय सांसारिक या भौतिक है। जरा देखिए, जैसे कहीं लिखा गया उपमान के रूप में, आपको भी पता होगा, लिखा गया है चरण कमल। एक बात बताओ, वहां प्राकृतिक चीज क्या है? प्राकृतिक जो वस्तु है वो कमल है। तो कमल से तुलना की जा रही किसकी? चरण की। तो भैया हो, मैंने कहा जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तो जिसकी तुलना की जा रही है वो चरण है। किससे की जा रही? उपमान यानी कमल से। तो यहाँ भैया हो, चरण एक हो जाएगा उपमेय और कमल हो जाएगा उपमान। तो उपमेय उपमान जहाँ, चरण आपका प्राकृतिक चीज नहीं है, ये सांसारिक भौतिक चीज है, और कमल उपमान है यानी प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक चीज होने से और भौतिक चीज होने से एक दूसरे से तुलना की जाती है। इस समास के तहत, कर्मधारय समास के तहत। तो आइए कुछ चर्चा पर चर्चा की जाए इसके उदाहरण को लेकर के। तो अपेक्षा करता हूँ परिभाषा को समझ गए होंगे। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष यानी काली और मिर्ची दोनों विशेषता से संबंधित है, विशेष से संबंधित। उपमेय उपमान चरण कमल हुआ तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। आइए इसी तथ्य को लेकर के पहले हम विशेषण विशेष कर्मधारय समास को समझते हैं। तो विशेषण विशेष कर्मधारय समास के तहत सारी बातें से हम लोग अवगत होते हैं। आइए कुछ चर्चा पर चर्चा की जाए आपके कर्मधारय समास से संबंधित। तो चर्चा हो पहले विशेषण विशेष। पहला पॉइंट हम लिखेंगे विशेषण विशेष कर्मधारय समास। विशेषण विशेष कर्मधारय समास। पहले हम समझेंगे विशेषण क्या चीज है। जो लिखिएगा, जो शब्द विशेषता बतलाता है वह विशेषण। और विशेष क्या है? जिस शब्द की
विशेषता बतलाई जाती है, वह विशेष है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष है, और जिस शब्द से बतलाई जाती है वो आपका विशेषण होगा। यानी विशेषता बतलाने वाला विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो विशेष होगा। तो आइए इन्हीं के कुछ उदाहरणों को हम आप सीखते हैं। जैसे लिखा जाए समास विग्रह एक तरफ। आइए इन्हीं समास विग्रह के तहत कुछ बातें सीखते हैं हम आप। एक बात बताइए, जैसे लिखा है महाकवि, तो इसमें कवि की विशेषता क्या है? महान है, तो कवि हो गया विशेष, यानी कवि की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से? महान शब्द से। महान हो गया विशेषण और कवि हो गया विशेष। किस समास के तहत? कर्मधारय समास के तहत। तो यहाँ लिखा जाएगा विग्रह करने पर महान है जो कवि, बस हो गया। हे भैया आप लोग पढ़े होंगे महाविद्यालय, तो हो जाएगा महान है जो विद्यालय। इसी तरह से कहीं लिखा हो नराधम, तो भैया नराधम, अधम माने नीच पापी, तो नीच पापी विशेषता है लेकिन किसके लिए? नर के लिए। तो नर यहाँ विशेष हो गया, अधम हो गया नीच यानी विशेषता। तो लिखा जाएगा नर है जो अधम माने नीच होता, पापी होता है। ये सारे शब्द हो गए। इसी तरह से लिखा जा सकता है कदाचार के लिए। क्या लिखा जा सकता है? कदाचार। कदा का तात्पर्य होता है वास्तव में कुछ से, बुरा जिसको कहते हैं। जो आचार, आचार का तात्पर्य व्यवहार से, जिसका बुरा व्यवहार है वही कदाचार है। अगर यही आ जाए सदाचार तो लिख दिया जाएगा सत्य है जो आचार। तो जिसका व्यवहार अच्छा है वो सदाचार, जिसका बुरा है वो कदाचार हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन जहां मिले तो देखते होंगे आचार, आचार ये आपके वास्तव में संज्ञा से है, विशेष से, और अच्छा और बुरा जो है ये सारे शब्द हो गए विशेषण से। तो जहां विशेषण विशेष पाए जाते हैं वहां कौन सा समास होता है? वहां विशेषण विशेष कर्मधारय समास होता है। तो आइए कुछ उदाहरण को हम लोग बेहतर समझते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए उन उदाहरणों को हम एक क्रम में सजाते हुए देखते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं इस पॉइंट को लेकर। ये रहा आपका कर्मधारय समास, इधर रहा समास, इधर रहा विग्रह। आइए चर्चा करते हैं विग्रह और समास से। जैसे कहीं लिखा हो हरी मिर्च, क्या लिखा हो मित्रों? हरी मिर्च, तो हो जाएगा हरी है जो मिर्च। इसी तरह से लाल मिर्च, तो हो जाएगा लाल है जो मिर्च। सब विशेषण विशेष से बातें सीखी जा रही हैं, चर्चा पर चर्चा। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो खुशबू, खुश है, खुश माने अच्छा, जो बू माने होता गंध या महक, तो अच्छी महक को हम कहते हैं खुशबू। इसी तरह से और भी पॉइंट है, जैसे कहीं लिखा है कम तो कम तौलता है जो। कुछ लोग कहते भैया का इतना मारे बेचारे का तो मरा हो, तो लिख दिया जाएगा आधा है जो मरा, यानी मरने की विशेषता कितना मरा? आधा। इतना जलाएं भैया का भी हुआ, अध जला हो गया। क्या हो गया? अध जला। यहाँ भी हो जाएगा आधा है जो जला, तो आधा जला है। कुछ लोग भैया इस समय आम खरीदते होंगे, कहते होंगे यार आम लाए लेकिन एकदम पानी फिर गया, कहते हैं यार पका आम निकला। तो पकने की विशेषता क्या है? आधा है। यहाँ लिख दिया जाएगा आधा है
जो पका, आधा पका है पका हो गया। इसी तरह से और भी शब्द को हम आप बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो सुपाच्य, तो सु है जो पाच्य, पाच्य माने पकने के लिए, तो वास्तव में सुंदर अच्छे भली प्रकार से जो पक जाए, पाचन क्रिया में सम्मिलित हो जाए, वही सुपाच्य है। इसी तरह से भैया और भी कुछ उदाहरण है इधर सम्मिलित कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा है परमात्मा। अब परमात्मा का जब विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा परम है जो आत्मा। इसी तरह से कहीं आ जाए परमात्मा तो हो जाएगा परम है जो। इसी तरह से भ्रष्टाचार है भैया, भ्रष्ट है जो आचार, यानी जिसका व्यवहार एकदम भ्रष्ट है। इसी तरह से कहीं लिखा हो रक्तोत्पल, रक्त माने होता है लाल, उत्पल माने कमल, यहाँ लिख दिया जाएगा रक्त है जो उत्पल। इसी तरह से कहीं आ जाए श्वेतोत्पल, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है मित्रों, तो लिखा जाएगा श्वेत है जो उत्पल। इसी तरह से आ जाए नीलोत्पल, तो लिखा जाएगा नीला है जो उत्पल। ऐसे तथ्य को हम लोग बढ़ाते चले। जैसे कहीं लिखा हो सज्जन, तो सत माने अच्छा है जो जन। इसी तरह से कहीं लिखा गया हो सतमार, तो लिखा जाएगा सत है जो माल, यानी अच्छा है जो माल। ऐसे कहीं पर लिखा हो, इसको सन्मार कर दीजिएगा, सन्मार उचित माना जाएगा। इसी तरह से कहीं पर लिखा गया हो, आप लोग साहित्य पढ़ते हैं मंद बुद्धिमान, बुद्धिया कैसी है? मंद है, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, वही मंद बुद्धि है। तो मित्रों अगर ऐसे आपके विशेषण विशेष वाले शब्द मिल गए, वहां आपका कौन सा समास होगा? वहां आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आइए कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, उन्हें भी हम आप जाने रखें। किस तरह से परमात्मा, भ्रष्टाचार, रक्तोत्पल, श्वेतोत्पल, नीलोत्पल, सज्जन, सन्मार्ग, मंदबुद्धि, ये सारे शब्द आपके कर्मधारय समास से हैं। कर्मधारय में जब विशेषण विशेष की बात करेंगे इनका नाम अवश्य लिया जाएगा। आइए और भी कुछ उदाहरण को हम आप देखते हैं, और इन उदाहरणों को आप लोग कहीं भी नोट करते रहिएगा ताकि आपकी परीक्षा के लिए, आपकी सफलता के लिए एक खरी उतरे। आइए और भी चर्चा करते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो महाराजा, तो लिखा जाएगा महान है जो राजा। इसी तरह से कहीं लिखा जाए सद्भावना, तो हो जाएगा सत है जो भावना, सद्भावना हो गया। इसी तरह से आ जाए देशांतर, अंतर विशेषता बता रहा है किसके देश की, तो हो जाएगा देश में है जो अंतर। इसी तरह से कहीं लिखा हो महात्मा, तो हो जाएगा महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है? महान है। ऐसे और भी शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे कहीं लिख दिया जाए पॉइंट के रूप में, सज्जन हो गया दुर्जन, दुर यानी बुरा है जो जन। तो ये रहे आपके विशेषण विशेष से संबंधित कर्मधारय समास। अब देखिए आपने परिभाषा में लिखा है जिस समास के दोनों पदों में वास्तव में कुछ लोग कह रहे हैं इसमें भी होगा, भला मानस में एकदम सही है,
क्योंकि मानस माने होता मनुष्य, मनुष्य की विशेषता क्या है? भला। तो भला है जो मानस, ये भी आपका इसी समास के तहत है। तो आइए चर्चा करते हैं विशेषण विशेष से हटके उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो उपमेय उपमान कर्मधारय समास को हम आप देखते हैं। आइए कुछ बात इनसे भी की जाए। उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो मित्रों आप लोग बेहतर पढ़िए, उचित पढ़िए और एक जगह ऐसे कंठस्थ करते रहिएगा, इसे लिखते रहिएगा ताकि आपका जो लय है पढ़ाई का टूटने ना पावे। तो अगला है दूसरा पॉइंट इसमें, जिसका नाम है उपमेय उपमान कर्मधारय समास। उपमेय उपमान, उपमेय का मतलब पहले समझ लीजिएगा, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए वह उपमान। ध्यान दीजिएगा, यह आपका होता है कृत्रिम। कृत्रिम का तात्पर्य बनावटी, और ये होता है प्राकृतिक, जिसको आप नैसर्गिक कहते हैं। ये तो ध्यान दीजिएगा, अब की एक दूसरे से तुलना की जाएगी। तुलना जो की जाएगी वो समान के अर्थ में की जाएगी। जो प्राकृतिक होगी उसी से तुलना की जाएगी। जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा, जिसकी की जाएगी वो उपमेय। एक शब्द को पहले हम देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो चरण कमल, क्या लिखा गया हो? चरण कमल लिखा। अब एक बात देखिए मित्रों, कमल की विशेषता बताई जा रही चरण की। पहले ये देखिएगा, इसमें विशेषता नहीं, इसमें समानता दिखाई जा रही है। समानता क्या है कि कमल के समान क्या है? चरण। तो जो प्राकृतिक होता है, मैंने कहा वो क्या होगा? उपमान। ये कमल प्राकृतिक है, उपमान है। अब इससे तुलना की जा रही किसकी? चरण की। यहाँ लिखा जाएगा कमल के समान चरण। अब ऐसे भैया कहीं लिखा जा सकता है कनक लता। तो कनक के समान क्या है? लता। यहां हो जाएगा कनक के समान लता। इसी तरह से कमलाक्षी है तो हो जाएगा कमल के समान आंख वाली। तो समानता वास्तव में आंख वाली से, किससे की जा रही? कमल से। इसी तरह से दे दिया जाए वचनामृत, तो वचन किसके समान? अमृत के समान है। अमृत प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक होगा उपमान होगा, तो हो जाएगा यहाँ अमृत के समान वचन। इसी तरह से और भी शब्द लिखे जा सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं जो कर्मधारय समास में उपमेय उपमान के तहत बनाए जा रहे हैं। तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस समास को समझ गए होंगे, कर्मधारय समास को। आइए कुछ उदाहरण को हम आप देखते हैं। तो उदाहरण में समास लिखा जाए और विग्रह। आइए चर्चा पर चर्चा और भी उदाहरणों की यहाँ पर की जाए। तो आइए चर्चा करते हैं इस समास के तहत, इसके मुख्य बिंदुओं को लेकर के, मुख्य उदाहरण को लेकर के। जैसे कहीं लिखा गया हो मुखार बिंदु। ए भैया, कुछ लोग कहते हैं अपने मुखार बिंदुओं से कुछ बोलो। तो मुखार बिंद, अरविंद माने कमल, कमल हो गया यहाँ उपमान यानी प्राकृतिक। कि अरविंद
कमल हो गया, मुख हो गया, तो अरविंद से कल्पना की जा रही किसकी? मुख की, तो मुख हो गया उपमेय। तो यहां लिख दिया जाएगा अरविंद के समान कमल। सॉरी यहां लिखा है। इसी तरह से लिख दिया जाएगा कर कमल। कुछ लोग कहते हैं भैया अरे अपने कर कमलों से उद्घाटन करो, तो कमल के समान क्या है? कर है। यहां लिखा जाएगा कमल के समान कर। इसी तरह से कंचन काया है मित्रों, लिखा जाएगा कंचन माने सोना के समान काया। इसी पॉइंट को और भी उदाहरण के रूप में लिखेंगे पाषाण हृदय। तो मित्रों हृदय वास्तव में प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है, ये सांसारिक है। पाषाण पत्थर एक प्राकृतिक है, यहां लिखा जाएगा पाषाण रूपी हृदय या पाषाण के समान हृदय। इसी तरह से विद्याधन क्या है? विद्याधन। आइए विद्याधन को देखते हैं। विद्यारूपी धन, विद्याधन हुआ। इसी तरह से संसार सागर। तो संसार किसके समान? सागर के समान है, तो लिखा जाएगा सागर के समान संसार, चाहे सागर रूपी संसार। इसी तरह से हो जाएगा वायुवेग, तो हो जाएगा वायु के समान वेग। और भी पॉइंट पे चलेंगे, जैसे कहीं लिखा हो शोक सागर, तो भैया हो सागर के समान शोक। तो सागर के समान क्या है? उनका शोक है। तो ऐसे भी तथ्य जहां मिलेंगे वहां का नाम भी आपके कर्मधारय समास से होगा। तो मुखारविंद, कर कमल, कंचन काया, पाषाण हृदय, विद्याधन, संसार सागर, वायुवेग, शोक सागर, ये सारे शब्द आपके उपमेय उपमान के तहत कर्मधारय समास में सम्मिलित किए गए हैं। आइए कुछ और उदाहरण को भी देख लेते हैं ताकि ये उदाहरण आपको आपके एग्जाम तक पहुंचा सके। तो कुछ उदाहरण ऐसे इसमें लिखे पड़े हैं जो विगत कई परीक्षा में आ भी चुके हैं। उन उदाहरणों को भी हम आप खूब मेहनत से तैयार अवश्य करेंगे, और जितनी तैयारी से आप जाएंगे उतना ही परीक्षा आपके लिए आसान होगी। और जो उदाहरण इसमें लिखाए जा रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, तुषार धवल। तो बर्फ के समान धवल सफेद है, यहां लिखा जाएगा तुषार यानी बर्फ के समान धवल हो गया। इसी तरह से कुछ लोग घर बनवाते हैं, कहते हैं गुरुजी चलिए हमारा घर दिखाइए। हमारे यहाँ आंगना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आंगना है कहते हैं जैसे एकदम गगन आकाश। तो गगन हो गया भैया यहाँ प्राकृतिक, यहाँ से इसकी कल्पना की जा रही है। तो लिखा जाएगा गगन के समान आंगन। तो गगन के समान इनका क्या है? आंगन है। इसी तरह से विरह सागर, तो लिखा जाएगा सागर के समान विरह। किसके समान? सागर के समान। तो ऐसे पॉइंट में हम चलेंगे, जैसे कहीं लिखा है चंद्रवदन, तो चंद्र माने चंद्रमा से हुआ, वदन माने मुख से, चंद्र हो गया अपमान, तो हो जाएगा चंद्र के समान वदन। तो चंद्र के समान वदन ही क्या होता है? चंद्र वदन होता है। चाहे इसको आप ऐसे बना दीजिए चंद्रमुख, तो हो जाएगा चंद्र के समान मुख। देखिए वदन माने भी मुख होता है, लेकिन जब वदन लिखा है तो विग्रह में वदन ही लिखना होगा। मुख लिखा है तो मुख ही लिखना होगा, नहीं तो आपका
ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग सारे समास को समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों शब्दों में विशेषण होता है, तब भी कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे आपको हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उस पॉइंट को अवश्य समझिएगा। जैसे कहीं लिखा गया हो शीतोष्ण, तो यहाँ शीत है उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, अर्थात इसमें दोनों पदों में विशेषण होने पर भी प्रायः कर्मधारय समास ही होता है। तो शीतोष्ण में दोनों पद में है, शीतोष्ण दोनों है। इसी तरह से कहीं लिखा हो लाभालाभ, क्या लिखा हो, लाभालाभ, तो लाभ भी है लाभ भी है, तो दोनों तरह से इसमें लिखा गया। ऐसे श्वेता, श्वेत, श्वेत भी है अश्वेत भी है, तो दोनों पद में विशेषण अगर कहीं दिख रहे हैं तो वहाँ द्वंद्व समास ना होके सबसे पहले किसकी प्राथमिकता दी जाएगी, कर्मधारय समास की प्राथमिकता दी जाएगी। तो मित्रों, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप इस समय समास पढ़ रहे हैं। समास आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट व टेट और यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अदर एग्जाम के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग मेहनत से पढ़िए और मेहनत से पढ़ करके आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका चैनल और हमारा चैनल भी आदर्शप्रद बना रहे। और जो भी कमियां हों, जो भी आपके सुझाव हों, उसे अवश्य कमेंट के माध्यम से लिखा करें ताकि आदर्शप्रद बातें और भी की जा सके। धन्यवाद।